हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को खून पतला करने की दवा चल रही है और उसको अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए यानी लकवा हो जाए तो क्या इसके इश्यूज़ हैं, क्या मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरह से इस तरह के पेशेंट को आप मैनेज करोगे जिसको दवाओं के इफेक्ट से ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, कब कब ऐसा हो सकता है और क्या करना चाहिए इस तरह के पेशेंट्स के लिए। आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है स्ट्रोक रिलेटेड टू ब्लड थिनर्स। एक ओवरव्यू करेंगे इस पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खून पतला करने की दवाई बॉडी में अलग अलग कारणों से दी जाती है। अगर किसी को पाँव में क्लॉटिंग है, हार्ट में क्लॉटिंग है, या एट्रियल फिब्रिलेशन है, या वाल्व का इशू है, इस तरह के लोगों में खून पतला करने की दवा दी जाती है। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट दिया जाता है हार्ट अटैक और पहले का अगर किसी को लकवा वगैरह हुआ तो उसके लिए। अब ये खून पतला करने की दवाई शरीर के खून को पतला करती है, लेकिन हर व्यक्ति में इनका रिस्पॉन्स पैटर्न अलग होता है। कभी कभी दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि हर दवा को देने में किसी न किसी व्यक्ति को 4-4% केस में साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे ही ब्लड थिनर्स का भी यही है। ब्लड थिनर्स का लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं आता कि इस व्यक्ति में एग्जैक्टली इतना डोज दिया जाएगा तो उसको असर करेगा, इससे ज़्यादा देंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेम व्यक्ति में भी सेम डोज में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वेरिएशंस की वजह से ये सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ सकते हैं। इसलिए कई बार ये दवाइयों को आप देते हो तो आप मान के चलना पड़ता है कि 1-8% केस में सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग या इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, और अगर होगा तो उसको उसके मेरिट के हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। इसमें कोई क्लियर कट नुस्खा नहीं आता, तरीका नहीं आता जिससे आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सको। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को ब्लड थिनर चल रहे हैं तो वैसे में 1-2% में ब्लीडिंग होती है। ज़्यादातर ये ब्लड थिनर्स हार्ट की क्लॉटिंग से संबंधित पेशेंट्स में दिए जाते हैं। किसी को वारफरिन दिया जाता है या एसिट्रोम दिया जाता है, जो कि विटामिन के एंटागोनिस्ट है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा दिया जाता है हिपैरिन, जो कि हार्ट अटैक और इस तरह के पेशेंट्स में ही ब्लड थिनर का काम करता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। इसी के अलावा न्यूअर एंटी कोएगुलेंट्स में अपिक्साबैन, डाबिगैट्रन, रिवरऑक्साबैन, एडिऑक्साबैन, ये सारे टैबलेट्स आते हैं। ये भी ब्लड क्लॉटिंग पैरामीटर्स पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा आते हैं एंटी प्लेटलेट जैसे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रोल, प्रासुग्रिल। ये सारी दवाइयाँ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट्स में दी जाती है, तो ये भी ब्लड थिनिंग करते हैं। इन दोनों में से कोई भी दवा खून पतला ज़्यादा कर दे तो ब्लीडिंग कर सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग कर सकती है, लकवा कर सकती है। कोई फिक्स नहीं होता, जितना ज़्यादा डोज आप देते हो ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा उम्र है उतना ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा किसी व्यक्ति की बॉडी वेट अगर कम है उनको ज़्यादा हो सकता है। किसी की अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रॉब्लम है, वैसे लोग को हो सकता है। किसी को अगर मान लीजिए कोई और डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकती है आपके ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टेंडेंसीज पर। ज़्यादातर शरीर में इन दवाइयों के इफेक्ट से कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग हो, खांसी में, उल्टी में, मोशन में, कहीं पे ब्लीडिंग हो तो मैनेज करना ईजी होता है। ब्रेन का ब्लीडिंग मैनेज करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लोग पूछते हैं कि ब्रेन में ही ब्लीडिंग क्यों? ऑब्वियसली ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन बाकी जगह ब्लीडिंग में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दवाई को रोक के या उसके डोजेस को एडजस्ट करके काम चल जाता है। ब्रेन वाले केस में बाजी फंस जाती है, क्योंकि ब्रेन में ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। कई बार पेशेंट की तुरंत मृत्यु भी हो जाती है या पैरालिसिस होकर वो बिस्तर पर भी आ जाता है। तो ये सारे इशूज़ जो है ब्रेन में ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पूरे शरीर में ब्लीडिंग कंपैरेटिवली इतनी डेंजरस नहीं होती जितना ब्रेन का ब्लीडिंग होता है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कैसे होते हैं? ज़्यादातर किसी भी ब्रेन की ब्लीडिंग के जो फीचर्स होते हैं कि पेशेंट को सडन सर में दर्द होगा, पैरालिसिस का सिम्टम्स हो सकते हैं, हाथ पांव सुन्न पड़ जाना, बोलने में तकलीफ आना, चलने में दिक्कत आना, विजुअल डिस्टर्बेंस होना, गफलत में आना, बेहोश हो जाना, मिर्गी आना, सर दर्द होना। ये सारे जो फीचर्स हैं वो ज़्यादातर जो स्ट्रोक के पेशेंट्स में और खासकर ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसमें भी अगर दवा का डोज बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट की डिटोरेशन बहुत जल्दी हो सकती है और कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों के अंदर पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो ज़्यादातर इसमें स्ट्रोक के फीचर्स या सिम्टम्स ज़्यादातर ये रेगुलर स्ट्रोक जैसे होंगे। ये स्ट्रोक का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर ये 1-2% ही होता है। अगर किसी व्यक्ति में ओवरडोज दिया गया या किसी व्यक्ति में कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर हो तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अदरवाइज होती नहीं है। और अगर हो गई तो मैनेजमेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है। सिंपल हेमोरेजिक स्ट्रोक को जैसे मैनेज किया जाता है लगभग वैसे ही किया जाता है मैनेज। यानी सबसे पहले आप खून पतला करने की दवा को बंद करते हैं। सेकेंडली आप खून गाढ़ा करने की दवा अगर अवेलेबल है या कोई डायरेक्ट एंटीडोट अवेलेबल है उस खून पतला करने की दवा का तो वो देते हैं। इसके अलावा ब्रेन में अगर प्रेशर्स बढ़ गए ब्लीडिंग की वजह से तो आप उसको कम करते हो, यानी मैनिट्रोल, ग्लिसरॉल, ब्रेन के प्रेशर्स को कम करने के दूसरे इंजेक्शंस या पेशाब बढ़ाने वाले इंजेक्शन से आप ब्रेन का प्रेशर कम करते हो। साथ में अगर बीपी ज़्यादा है तो आप उसे कम करते हो,
या इसके साथ में अगर कोई और ब्रेन में इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे लकवे के पेशेंट के बाकी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है, तो वैसे आप इसे ट्रीट करते हो। लकवे के पेशेंट में जो जनरल सपोर्टिव केयर देना पड़ता है कि श्वास का तकलीफ हो तो ऑक्सीजन दीजिए, बहुत ज़्यादा गस्पिंग में चला जाए पेशेंट या कंडीशन बिगड़ जाए तो वेंटिलेट कीजिए, अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो उसे ट्रीट करिए, करवट बदलवाते रहिए, बेड सोर्स का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, बोलने के लिए ट्रेनिंग करिए, फिजियोथेरेपी करिए। जो लकवे के पेशेंट्स के ज़्यादातर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं वही इसमें फॉलो होगा। है तो बेसिकली लकवा ही, बस ये कि दवाइयों की वजह से हुआ है तो आपको दवा बंद करनी पड़ेगी और बाद में फिर दवाइयों के डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। और कई पेशेंट में मैटर ये फंस जाता है कि पेशेंट को लकवा हो तो गया, लेकिन जो हार्ट का प्रॉब्लम जिसके लिए दवा दी थी वो तो अभी भी है। अगर हम दवा को लंबे समय तक बंद रखें तो दिक्कत, क्योंकि लंबे समय तक बंद रखेंगे तो हार्ट में वापस क्लॉटिंग चालू हो जाएगी या वापस एम्बोलिज्म या डीवीटी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पे रिस्क बेनिफिट को देखा जाता है कि यदि हम दवा बंद करते हैं तो कितना रिस्क है, यानी जो बीमारी है वो बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स होंगी, या दवा देते हैं तो क्या रिस्क होगा, यानी मान लीजिए ब्रेन में फिर से ब्लीडिंग हो गया या कहीं और ब्लीडिंग हुई तो क्या होगा, कितना डैमेज होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, पिछली बार क्या कारणों से गलती हुई थी, क्यों ब्लीडिंग हुई, अब की बार हम क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं कि दोबारा ब्लीडिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। बेसिकली एक तराजू पर आपको तोल के देखना पड़ता है कि ब्लीडिंग रिस्क कितना है, क्लॉटिंग रिस्क कितना है, ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा, और फिर आपको डोज उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जिस तरफ पलड़ा भारी हो उस तरफ से डोज आपको बढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए क्लॉटिंग रिस्क बहुत ज़्यादा है और होगा तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी, वैसा कुछ अगर इशू है तो आपको फिर रिस्क लेकर दवा देना पड़ता है। जैसे वैल्व वाले पेशेंट्स में, वैल्व वाले पेशेंट्स में अगर आपने दवा बंद की और वैल्व में क्लॉट हो गया तो तुरंत मृत्यु हो सकती है पेशेंट की। तो ये सारे पेशेंट को आपको अच्छा लगे बुरा लगे थोड़ी देर में दवा देनी पड़ती है। लेकिन अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है और अगर हार्ट का इशू बहुत माइनर है तो फिर आप दवा बंद करोगे और फिर वेट एंड वॉच करोगे। अगर कोई क्लॉटिंग वॉटिंग होती है तो फिर दोबारा देखा जाएगा। तो इस तरह से आप एडजस्ट करते हो, या तो पहले से कम डोज पे देते हो। पहले मान लीजिए आपने डोज 2 mg 3 mg दिया था तो अभी 1 mg देखोगे, फिर आप वेट एंड वॉच करोगे। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके अंदाज से और डॉक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्राई करना पड़ता है। इसमें कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि इतना mg डोज इतने दिन में दिया जाएगा और इतने दिन में दवा रीस्टार्ट की जाएगी, उसके बाद ये होगा, इतना % चांस होगा। एग्जैक्टली इस तरह के केसेस थोड़े रेयर होते हैं, बहुत कॉमन नहीं होता, इसलिए इसके लिए कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। पर हाँ, ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने पुराने जो पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया उसके बेसिस पे जो किया या सीखा या जहाँ गलतियाँ हुई या दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख के मैनेज करते हैं। पर ऑब्वियसली इसमें कई बार उल्टा पड़ने का अंदेशा रहता है, क्योंकि दूसरे पेशेंट में जो आपने किया वो अगर इस पेशेंट में भी किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही पड़े, हो सकता है उल्टा भी पड़ सकता है। अगर होता है तो उसको उसके मेरिट पर ट्रीट और मैनेज किया जाता है। लास्ट में बात करेंगे प्रिकॉशंस क्या है ये ना हो इसके लिए। सबसे पहले तो जो डोजेज़ आप दे रहे हैं वो कंपेरेटिवली जितना ज़रूरत है उतना ही डोज दें, बहुत ज़्यादा डोज ना दें मेडिसिन का। सेकेंडली, पेशेंट को किसी इंजरी या चोट से बचाएं, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई भी इंजरी हो जाती है, खासकर अगर सर पे, तो ब्लीडिंग का चांस होता है। खासकर कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, कोई डेंजरस एक्टिविटीज़ है, डेंजरस ड्राइविंग है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। और उसके अलावा आपको ऐसी मेडिसिन वगैरह नहीं देनी पड़ेगी जिसका ब्लड थिनर से इंट्रैक्शन हो, अल्कोहल या इस तरह के कोई एडिक्शंस नहीं करने पड़ेंगे जो ब्लड थिनर से इंट्रैक्ट करे। डाइटरी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए उन ब्लड थिनर्स, उस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है, उनको विशेष ध्यान दीजिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।